हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त। पढ़ाई वढ़ाई चला है ना? 10th वाले क्या हाल चाल? ठंड में बचते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? तो पढ़ लिख रहे होंगे आप लोग, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैथ पे देखिए बिल्कुल कमांड बनाइए, ठीक है? क्योंकि यहाँ जो भी रिक्वायरमेंट आपकी है यहाँ पर फुलफिल की जा रही है, ठीक है? जितना भी हो सक रहा है चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है? तो कोशिश करिए उसको, जो भी लेक्चर्स जा रहे हैं उसको रेगुलर आप देखिए, समझ रहे हैं? देखते रहिए, पूरा कंप्लीट देखिए, लेक्चर बाय लेक्चर, क्योंकि कंप्लीट लेक्चर आपके पास जा रहा है, ठीक है? तो देखेंगे तो चीजें बिल्कुल आपको एकदम क्लियर रहेंगी, ठीक है? बाकी अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स, ठीक है, करते रहिए, उसमें आपका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है? खैर, तो जैसा कि आप लोग अगर देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि कल हमने कहां बात किया था, वही ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे बात हो रही है। जैसा कि अभी आपको लिखा ही हुआ है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसमें हमने किस पे बात किया था? लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग वो हमने फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरो की ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, ठीक है? तो देखते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो लुक हियर, तो चलो क्या हम चलेंगे, एक पहले हम वही तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लें, ठीक है? फिर उसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब क्या, उसका ग्राफ बनाएं। क्योंकि जब तक आप ग्राफ बनाओगे नहीं तब तक कहां आपको चीजें पता लगेंगी, ठीक है? तो ग्राफ तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो वही जो मैं करने चल रहा हूं उसी को लिख रहा हूं, क्या? लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, मान लिया भाई कोई पॉलिनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर -3x-4, ठीक? नाउ लेट अस ड्रा the graph of corresponding equations, that is क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x-4, ठीक? भाई यही तो करेंगे। पॉलिनोमियल पहले हमने मान लिया ये पॉलिनोमियल है। देखो कोई जरूरी नहीं कि आप यही मानो, ठीक है? इसके आधार पे आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, बस वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए, मतलब डिग्री क्या हो, 2 होनी चाहिए। तो हम एक विशेष लेकर उसके ग्राफ बनाएंगे, फिर उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, ठीक है? आप चाहो कोई और भी ले सकते हो, कॉन्सेप्ट सबका वही आएगा। खैर अभी आगे आपको चीजें पता लगेंगी, ठीक है? तो ये कह रहे हैं, वही हमने लिखा लेट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है। नाउ लेट अस ड्रा द ग्राफ ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, मतलब कौन सा, मतलब इस पॉलिनोमियल को जब हमने बराबर y कर दिया तो ये इसका क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हुआ ये इसका। तो वही मैं लिखता हूं करस्पॉन्डिंग इक्वेशन दिस, ठीक है? तो वही होगा ग्राफ ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन दिस। लेट अस ड्रा द ग्राफ ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे नाउ, तो बताओ भाई, अब ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, वही कि x की पर्टिकुलर वैल्यू देते चलें और उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती जाए। भाई हमको पॉइंट्स चाहिए ना, जब हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे तो फिर हम कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ देख लेंगे, ठीक? तो अब x की वैल्यू देते चलिए लिखेंगे नाउ एट x इक्वल टू, हमने क्या दिया भाई, चलो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू देते हैं, तो y क्या हो गया आप बताइए? यहां से आप देखोगे y क्या हो जाएगा, 0 कर दिया, ये आपका 0 0 -4 होगा। क्यों? x हमने 0 दिया, ये 0 क्या बच गया, -4, ठीक है? अब हम दे रहे हैं x इक्वल टू 1 दे दिए, चलो भाई 1 करते हैं। तो अब इसी के सामने हम लिख रहे हैं जो y की वैल्यू आएगी, 1 का स्क्वायर किया 1 × 3 -3 और -4, तो कितना हो गया बताओ, -7 और +1 दैट इज -6। बस ये तो जोड़ घटाना है। अब चलो x इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं, ठीक? तो 2 करिए भाई, 2 का स्क्वायर किया तो y इक्वल टू क्या, 4 हो गया, फिर 2 × 3 6 और -4, तो देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, बचा कितना, -6। तो इसका जवाब कितना आया भाई, -6। x इक्वल टू अगर मैं 3 रख दूं तो
वाई कितना आएगा, तो यहाँ रखो 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 -9 हो गया भाई, और -4, 9 9 कैंसिल आउट भाई, +9 -9, तो बच्चा कितना भाई यहाँ पे -4 मिल गया। ठीक है, और x इक्वल टू अगर हम 4 रख दें तो ठीक है भाई, 5-6 पॉइंट हमको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो y आपको जो मिलेगा देखिए कितना मिल रहा है, 4 रखिए, 4 का स्क्वायर किया 16 भाई, 4 चौक 16, 4 3 कितना हो गया 12, ये -4, तो कितना हो जाएगा ये 0 भाई। देखो 12 और 4 कितना हो गया 16, और इधर है तो 16 -16 यानी 16 -16 दैट इज क्या 0। तो 4 पे आपको ये मिल गया। 5 पे देख लेते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपको लेने ही पड़ेंगे 5-6 तक लगभग, तभी आप ग्राफ ड्रा कर पाएंगे, तभी आपको चीजें विजुअल होंगी कि क्या हो क्या रहा है। ठीक है, तो चलो एक्स रूल चार्ट तो मैं अब इधर कर दे रहा हूं। अब पुट एक्स इक्वल टू 5 पे देख लेते हैं भाई, वाई क्या आएगा, 5 पुट करिए, 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 इंटू 3 15 हो गया, -15 और -4, तो कितना आ गया आपका ये 15 4 19 हो गया, 25 में से 19 दैट इज क्या 6, ये आपको 6 मिल गया। ठीक है, ये हो गया। चलो अब इतना आपने कर लिया तो काफी चीज आपको मिल गई। ठीक है, 5 तक। अब कुछ नेगेटिव नंबर्स भी ले लें भाई, ये तो सब हमने पॉजिटिव लिया ना, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 4 5 तक। अब कुछ नेगेटिव नंबर्स ले, तो चलो -1 ले लिया। अगर मैं x इक्वल टू -1 पुट कर दूं तो x इक्वल टू -1 पुट कर दूं तो y क्या आएगा, देखिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये -1 इंटू -3 +3 हो गया, और ये इधर -4 चल रहा था, तो क्या हो गया भाई 0 नहीं हो गया, 4 और -4 दैट इज 0। ठीक है, अब अगर मैं x इक्वल टू -2 पुट करूं तो y क्या होगा -2, तो -2 का स्क्वायर किया 4, लिख लीजिए भाई यहाँ पे 4, और -2 इंटू -3 तो +6 हो गया, और इधर क्या आपका -4, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 6 मिल गया भाई। हर x की वैल्यू हम देते चले गए और उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती चली गई, तो पॉइंट्स क्या होगा भाई, अगर मैं इसको पॉइंट्स के रूप में लिखूं, x बराबर 0 पर y क्या मिला -4, तो पॉइंट क्या होगा 0, -4। यही तो व्यवस्था है कि पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो हमें क्या पॉइंट्स मिलते चले जाते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पॉइंट्स आपको क्या मिले, देखो 0 -4, 1 पे 1 -6, इधर 2 -6, इधर 3 -4, ये 4 0, इधर देखो 5 6, इधर -1 0, ये -2 6। अब मुझे इससे आगे पढ़ना है, तो पहले एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करके आगे टेबल बनाऊं, फिर बात करते हैं। तो नोट इट। ठीक है, ठीक। अब मैं वही टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि x पे हमें y क्या मिला। ठीक है, चलो भाई टेबल बनाते हैं। यहां लिखते हैं x और इधर लिखते हैं आपका y। एक टेबल हम ऐसे बना लेते हैं ताकि हमें ग्राफ खींचने में क्या होगी आसानी होगी। ठीक है, आप ये देखो, ये हमने कर दिया, इसको यहां से मिला दिया। ठीक, अब क्या क्या वैल्यू देते चले गए उसको लिखते चले जाइए। देखो क्या क्या दिया हमने, 0 शुरू करते हैं। 0 पे क्या आया था y का मान -4, 1 पे क्या आया -6, 2 पे क्या आया था -6, इधर हमने लिख लिया है साइड में जो जो पॉइंट्स आए थे। ठीक है, वही जो भी हमने कैलकुलेशन किया था। 2 पे हो गया -6, 3 पे क्या था -4, 4 पे क्या था भाई 0, 5 पे कितना था 6। ठीक है, फिर -1 पे कितना था, -1 पे आपका 0 था, और -2 पर कितना था 6 था। आर यू गेटिंग? वही पॉइंट्स हमने लिख दिए जो अभी आपने लिखा था, जो हमने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, तो बस, तो अगर इसको मैं पॉइंट्स के फॉर्म में लिखूं तो कौन सा पॉइंट यही सा होगा जो आपने देख लिया, यही तो जो हमने साइड में लिखा है। देखो ये 0, वही हमने लिखे। पॉइंट्स क्या होगा, पहला पॉइंट 0, -4, दूसरा पॉइंट क्या होगा 1, -6, और फिर 2, -6, फिर 3, -4। तो ऐसे सब पॉइंट्स हो गए। अब ग्राफ बनाइए और प्लॉट करिए इसको। तो ठीक,
तो अब ग्राफ देखते हैं चीजों का। ठीक है बबलू, बस अब हमने कर दिया। अब बस पॉइंट्स हम रखते चले जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत होगी आप कमेंट्स करिएगा। ठीक है, देखिए मैथ पे आपकी कमांड होनी चाहिए, समझ रहे हैं? एक एक पॉइंट, इसीलिए मैं हर चीज क्या बहुत ही डिटेल में चल रहा हूँ। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत बहुत तेज चले। ठीक है, मैथ कंट्रोल पे आप है तो चीजें आपके कमांड में होनी चाहिए। वो मिर्जापुर वाला डायलॉग सुने हो ना, क्या जो कालीन भैया, अगर आप देखे होगे सीरीज तो देखते रहना, ये सब भी जरूरी है। ठीक है, क्या बोलता है कालीन भैया सीएम के भाई यादव को? क्या बोलता है? यादव जी आप छोटी मोटी बातों का टेंशन क्यों लेते हैं? तो यादव बोलता है शुक्ला के मरने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम ऑर्डर दिए हो तो बैठक का नियम तोड़े हो। यही हाल रहा तो कैसे संभालोगे पूर्वांचल को? यादव जी पूर्वांचल हमारे कंट्रोल में है और रहेगा, और किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो आग दिखा दे। कालीन भैया तो इतना कब्जा रहता है उसका पूर्वांचल पे। ठीक, तो इसी तरह आपका भी कब्जा किस पे होना चाहिए? मैथ पर। मैथ पर आपकी कमांड होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस लाइए अगर आप मैथ कंट्रोल पे हैं तो। ठीक है, तो वही मेरा कहने का मतलब, तो कॉन्फिडेंटली चीजों को पढ़िए एक एक। इसीलिए मैं देखिए बहुत डिटेल में चल रहा हूं, नहीं तो मैं सीधे बता देता ऐसे हो गया। ठीक है, तो कालीन भैया अगर पूर्वांचल में था तो आप कब्जा किस पे होना चाहिए? पूरा कंट्रोल मैथ पर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मैथ कंट्रोल पे हैं तो। ओके, खैर आइए अपने काम पे चलते हैं। तो चलिए पॉइंट्स हमें ड्रा करने हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? 0, -4, यानी पहले हम 0 जाएंगे। तो 0 का मतलब क्या? एक्स कोऑर्डिनेट पे हम गए ही नहीं, चूंकि 0 क्या मतलब वहीं रहेंगे। फिर ओरिजिन से ही तो चलते हैं। y कितना जाना? -4, तो -4 किधर जाएंगे? नीचे। ये देखो -1, -2, -3, -4, ये हो गया आपका। यही तो है भाई 0, -4। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया, हमने डॉटेड कर दिया है। अब देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो मैं यहां लिख देता हूं इसको। ये आपका 0, -4 हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए 1, -6। तो चलो भाई ये 1 गया, फिर -6 का मतलब क्या है? तो नीचे चले आइए इसके पैरेलल, ये यहां कहीं, ये तो हुआ। ये देखो ये सीधा 1 और ये 6, यहां से ये 1 हुआ, ये आपका 6 आ रहे हैं। ये पॉइंट हुआ 1, -6। ठीक, अब दूसरा क्या है? 2, -6। तो चलो भाई 2 जाओ पहले, 2 यहां गया, फिर -6 यहां पे आ जाओ, ये कहीं यहां पर। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? 2, -6। सिंपल ग्राफ ही ड्रा कर रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं कोई बहुत। ठीक है, खैर 3, -4। चलो भाई 3 इधर गया, फिर कह रहा -4 यानी नीचे। तो चलो भाई -4 कहाँ है? ऐसे आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ, ये आपका बचा -4, ये ही तो है। ये क्या हो गया भाई? 3, -4, ये पॉइंट हुआ। ठीक है, अब 4, 0। पहले एक्स पे क्या कर लेंगे? 4। चलो भाई 4 चला, यहाँ पे 0, 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब यहीं पे है। ये पॉइंट क्या हो गया आपका? 4, 0। अब क्या है? 5, 6। तो चलो भाई 5 का मतलब क्या है? मैं यहां गया, ये 5, फिर 6 जाना है यानी ऊपर। तो देखो यहां से आप सीधे से चलो, देखते रहो कि 6 कहां पे आ रहा है। ये तो है 6, ये तो यहां कहीं आया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका 5, 6। तो पॉजिटिव। अब कौन है? -1, -0। -1 का मतलब क्या? इस साइड 0 के, तो -1 और -0, 0 का मतलब क्या? फिर यही रह गए, ये पॉइंट हो गया। ये कौन हो गया आपका? -1, 0, जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। क्यों भाई? इसका क्या y कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट कहां रहेगा? एक्स एक्सिस पे। y एक्सिस से पॉइंट लाइज करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, जैसे देखो अब ये देखिए नेक्स्ट क्या है? -2, 6। तो -2 इधर, ये देखो -2 और 6 का मतलब क्या है? आप इसके सीध में यहां कहीं जाओ, ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कहीं देखिए, ये आपका हो गया -2, 6। सभी पॉइंट हमने डॉटेड कर दिए हैं, बस अब इन्हीं को मिला दीजिए, आपका ग्राफ तैयार हो गया। क्योंकि जब तक आप ग्राफ बनाएंगे नहीं तब तक ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता कहां पाएंगे। ठीक है, ग्राफ से ही तो हम डिफाइन करते हैं। तो बस आप सबको मिला दो। देखो मैं मिला रहा हूं, आप देखते रहिएगा। इस पॉइंट को मैं लेके चल रहा हूं, इसे धीरे 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 इस वाले से मिला दिया। ठीक है, अब इधर देखिए नीचे 4 वाला है, इससे मिलाया। फिर नीचे चलो, ये 5 वाला है, इससे मिलाया। फिर इधर देखो ये है, इससे मिलाते हुए। फिर आपका देखो ये 4 है, 4 से मिलाते हुए 6 तक। ये देखो थोड़ा सा ऐसे रहेगा, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया ये। ठीक है,
ये आपका ग्राफ बनेगा। समझ गए? ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, विजिबल है ना? बिल्कुल। तो ये देखो ग्राफ आपका बना क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग जो हमने इक्वेशन बनाया, तो ग्राफ क्या हुआ, ये हुआ। इस ग्राफ का एक विशेष नाम है, क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं क्या? पैराबोला। ये जो बना, तो आपने रिजल्ट क्या मिला? आपको रिजल्ट यही मिला, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमने लिखा था, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था आपका? यही तो था, x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4। ये पॉलिनोमियल था, लेकिन जब इसको हमने बराबर y कह दिया तो हमने कह दिया कि उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गया। तो यही कहने का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ने क्या दिया, जो शेप बना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या आई कि वह एक हमेशा एक पैराबोला देता है। समझ गए? अब देखो, कभी कभी ये ऐसे भी बनेगा, कभी कभी ये उल्टा भी बन जाएगा। नहीं समझ रहे भाई? कभी कभी ऐसे बन जाएगा, ऐसे, इसी ऊपर की तरफ खुला है ना, तो कभी नीचे की तरफ खुल जाएगा। वो किस बात पे निर्भर करेगा? वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताएगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर खुलेगा, ये वाला। अगर यही कोफिशिएंट निगेटिव हो जाता, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर निगेटिव होता, तब यही ग्राफ उल्टा बन जाता, तब नीचे की तरफ खुलता। समझ रहे हो? वो करेगा, बनेगा ही बनेगा। आप चाहो तो कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके बना के देख लो। जैसे यहाँ कोफिशिएंट अगर मैं निगेटिव कर दूं, यहाँ जैसे मैंने -2 कर दिया या -1 कर दिया, तब जो ग्राफ बनाओगे ना तो उल्टा बन जाएगा। ऐसे ये ऊपर खुला है ना, तो ऐसे नीचे की तरफ खुलेगा, वो बनेगा ही बनेगा। आप बना के देख लीजिए। तो वही कहने का मतलब हमने रिजल्ट क्या मिला कि उस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग जो हमने ये देखा, ये क्या दे रहा है? ये जो ग्राफ दे रहा है वो कहीं ना कहीं एक पैराबोला दे रहा है। तो हर ग्राफ देगा वो सबके लिए, ऐसा नहीं केवल इसी मतलब इसी क्वाड्रेटिक के लिए, कोई भी जनरल। तो जनरल जो है ना, जनरल क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जनरल का मतलब क्या है कि वो सबके लिए लागू होगा। तो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप ले लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग जब इक्वेशन लिखिए, फिर जब उसका ग्राफ आप बनाओगे तो हमेशा क्या देगा? एक पैराबोला ही देगा। उसका शेप हमेशा क्या होगा? पैराबोला होगा। तो वही मैं जनरल लिख दे रहा हूं क्या, नोट में। तो जब वो सबके लिए लागू होगा तो मैं जनरल के लिए लिख दे रहा हूं, यानी सबके लिए लागू होगा। क्या? फॉर एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझो पॉलिनोमियल कौन भाई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह क्या? a इक्वल टू नॉट 0। क्या? द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा भाई? इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, बस इसी को हम बराबर वाई मान लेंगे। यही तो करते हैं, वही कि हमने लिखा है फॉर एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज द शेप like to form like ठीक है, वही कि y इक्वल टू ax प्लस bx हैज द शेप लाइक टू फॉर्म। कौन सा फॉर्म भाई? वही एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो इसको क्या कहते हैं? अपवर्ड, ओपन अपवर्ड। और नीचे वाला जो रहेगा उसको कह देंगे ओपन डाउनवर्ड। तो वही कह रहे हैं दो, नहीं, द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन दिस हैज द शेप लाइक टू फॉर्म, यानी दो तरह के शेप उसका होगा। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 लिखेंगे क्या? ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड एज, कैसे भाई? ये होगा ये शेप का। और ये कब होगा भाई? जब a विल बी पॉजिटिव। ये मतलब क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी हमने कहा, इसका ये कोफिशिएंट जब पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है? ओपन डाउनवर्ड। इसको लिखेंगे ओपन क्या? डाउनवर्ड एज। वो कैसा बनेगा? जो नीचे ये ऐसे बनेगा, देखो ये ऐसे बने। कब? ये तब होगा जब ये क्या होगा? नेगेटिव। वही हमने कंडीशन लगा दिया है कि दो शेप का बनेगा ओपन अपवर्ड। कब? जब कोफिशिएंट ऑफ ए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कोफिशिएंट ऑफ ए नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? कोफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर का,
तो वही कह रहे हैं जब ए पॉजिटिव होगा, वही हमने लिखा है ए इज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या कि जब ए पॉजिटिव होगा यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब पॉजिटिव होगा तो शेप किस फॉर्म का होगा, ये ओपन अपवर्ड। और यही कोफिशिएंट ए जब लेस देन 0 यानी निगेटिव हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हो गया तो जो शेप बनेगा वो क्या होगा, ये डाउनवर्ड। देख रहे हैं नीचे की तरफ वो खुला होगा, वही मैंने लिख दिया ओपन डाउनवर्ड। अब इन्हीं दोनों फॉर्म को क्या कहते हैं, दीज शेप आर नोन एज पैराबोला। इसके बाद जो वर्ड मैं लिखूंगा उसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसके बाद वर्ड यही लिख दूं दीज शेप आर नोन एज, क्या नोन एज भाई, पैराबोला, पैराबोलाज, ये हो गया। समझ गए, ये पूरा आप लिखिएगा जरूर, इसीलिए मैं लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये जनरल है ना, ये सबके लिए लागू होगा। तो ये हमने यहां लिखा, फिर इसके बाद एक लाइन मैंने ये लिख दिया, इसको लिख दिएगा इसके बाद कि दीज शेप आर नोन एज पैराबोला। ये पहले लिखिएगा, इसके बाद चूंकि यहां स्पेस नहीं था नहीं मैं यही लिख देता, उसके बाद ये वाली लाइन लिख दीजिएगा उसके बाद, ठीक है। तो समझ में आया आपको, तो वही हमने ये देखा हमने। तो पहले आप इसको नोट कर लो, समझ ना कैसे नोट करना है। ये टेबल बना है, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसको लिखने के बाद ये पूरा कंप्लीट लिखिए यहां तक, ग्राफ तो बनाएंगे ही बनाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट वाली लाइन ये है, ये ना नोन एज पैराबोला, इसको लिख लीजिए। तो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बात करता हूं मैं, क्योंकि अभी इस ग्राफ में और कुछ मिलेंगे आपको। ये तो हमने ये देखा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो क्या देगा, हमेशा एक पैराबोला देता है। या तो पैराबोला अपवर्ड होगा या पैराबोला डाउनवर्ड होगा। अभी तक हमने यही देखा ग्राफ के द्वारा, तो जो हमने देखा है वही हमने लिख दिया है बस। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपके कॉपी में रहेगा तो चीजें रिवाइज करेंगे। तो नोट करिए, फिर आगे और कुछ बात करते हैं उसमें। तो नोट इट, कॉपी कलम, ठीक है, खोल कर रखिए, तभी चीजें समझ पाएंगे। जरूर जरूर लिख लीजिए सब, ये नहीं मैं ऐसे लिख दिया हूं क्रम से, ठीक है। देखते रहिए मैं कहां लिखता हूं, थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मुझे यहां से यहां निकला पड़ा, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कहां कहां मैं लिख रहा हूं, तो नोट करिए उसको, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करिए, फिर उसके बाद प्ले करके आगे बढ़ जाएगा। मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है, इरेज कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। देखो अब एक कंडीशन और आप देखिए, मतलब एक रिजल्ट आपको और यहां से मिल रहा है। क्या, आप देखो ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो, कह रहे जो पॉलिनोमियल था उसका जीरो क्या है, पहले बताओ भैया, यही तो पॉलिनोमियल था, ये तो हमने बराबर वाई कर दिया तभी इक्वेशन हो गया। तो पॉलिनोमियल तो यही तो था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, उसी का तो ग्राफ है। तो इसका जीरो क्या होगा, जीरो मतलब क्या कि एक्स की वो कौन सी वैल्यू इसमें रखें कि वाई जीरो हो गया। वाई जीरो होने का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल जीरो हो गया, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही तो वाई के बराबर है। तो आप देखो जो ग्राफ बनाया उसमें देखो कि एक्स की किस मान पे वाई जीरो हो गया है। वाई जीरो होने का मतलब क्या, पॉलिनोमियल जीरो। तो यही तो होता है कि एक्स की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, एक्स की वही वैल्यू क्या कहलाती है, जीरो कहलाती है उस पॉलिनोमियल का। तो देखो यहां देखो जो टेबल बनी है इसमें एक्स की कौन सी वैल्यू है जिसपे वाई जीरो है, देखो 4, यानी एक्स इक्वल टू 4 रखने पर वाई जीरो हो गया, मतलब पॉलिनोमियल जीरो हो गया। इसका मतलब एक्स बराबर 4, एक्स इक्वल टू 4 क्या हो गया, एक जीरो हो गया। यानी इस पॉलिनोमियल का पहला जीरो कौन है, एक्स इक्वल टू 4। और दूसरा देखो और कोई है क्या, ये देखो -1 भी है, क्यों, क्योंकि -1 रखने पर भी पॉलिनोमियल जीरो हो गया। तो कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो मिले, 2 जीरो, कौन, 4 और -1। तो वही मैं लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम टेबल वी सी दैट क्या द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर, कौन कौन है भाई, एक्स इक्वल टू आपका है 4 एंड आपका -1, यही तो 2 जीरो है, एक 4 और एक -1, क्योंकि इसी पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही थी, जीरो। ये दोनों इसलिए जीरो बोले गए। अब बताओ थोड़ा दिमाग से देखो कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है। माइंड इट, वेरी नाइस पॉइंट जा रहा है आपके पास। इसी को आपको ज्यादा चीजों को केयरफुली डील करना है, ठीक है, क्या करना है, केयरफुली देखना है चीजों को। खैर अब देखो यहां पॉइंट ने कट किया, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को, कोऑर्डिनेट बताओ क्या है इसका, -1, 0, और -1 है क्या, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो क्या है, -1 जीरो है, और ये -1 कहां है,
इस ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो जीरोस। वैसे यहां देख लो, यहां भी काट रहा है इस ग्राफ एक्स एक्सिस को, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 4,0, तो 4 है क्या, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखिए तो आप क्या देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल का जीरोस क्या हो रहा है, वह हो रहा है इस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो रहा है वो जीरो। देखो भाई ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट किया वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वही उसका जीरो मिला। यानी कि मतलब दो जगह काटा है, दो जीरोस मिले और मिला भी। आप देखो दो जीरोस मिल रहे हैं 4 और -1, और यहां इसलिए और दिख भी रहा है ग्राफ से कि दो जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ है एक्स एक्सिस के साथ। तो आपको रिजल्ट क्या मिला, इसका मतलब हुआ कि पैराबोला एक्स एक्सिस को जहां काटेगा, मतलब ये जो ग्राफ पैराबोला ही तो हुआ अभी, एक्स एक्सिस को जहां काटेगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। जैसे वहां अभी हम लीनियर में जब हमने बात किया था पिछले वाले लेक्चर में, वहां क्या था कि वो जो ग्राफ था उस लीनियर पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को जहां काटता था उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही उसका जीरो होता था। वही व्यवस्था यहां भी है, वही कॉन्सेप्ट कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां काट रहा है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का वही क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। देखिए दो जीरोस मिल रहे थे, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिला। गेटिंग? तो वही तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, वही मैं इसको लिखना चाह रहा हूं क्या हियर लेकिन वी सी दैट द zeros of the polynomial कौन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 are the x coordinate of the क्या। अब थोड़ा मुझे आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही जो अभी हमने कहा ना उसी को लिख दे रहे हैं कि जीरोस आप इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है किसका, ग्राफ का, और उस एक्स एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो वही मैं लिखना कोशिश कर रहा हूं। वही वी सी दैट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। तो ठीक है, तो आप थोड़ा नोट कर लो, फिर आगे का सेंटेंस मैं लिखूं तो इतना थोड़ा नोट कर लिए, मुझे मिटाने की जरूरत पड़ेगी, तो नोट इट। ठीक है, तो लिख रहा हूं क्या, आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर ग्राफ, कौन सा ग्राफ है भाई, यही तो ग्राफ था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 कट्स द एक्स एक्सिस। बस यही मैं लिखने की कोशिश कर रहा था। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वही क्या है कि वी सी दैट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ दिस कट द एक्स एक्सिस। देखिए जहां पर यह ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। मतलब ये हुआ कि जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे एक्स एक्सिस के साथ उतने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। देख लीजिए दो जीरोस मिल रहे थे, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, और हम देख रहे हैं कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ग्राफ से दिख रहा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वही उसका जीरोस बन रहे हैं। तो इसी बात को हमने लिख दिया है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूं इसी क्यों, ताकि आप चीजों को बिल्कुल फोकस रहिए। कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए बहुत तेज यहां जाने की जरूरत नहीं है। बहुत तेज चल देंगे तो हवा भी नहीं लगेगा आपको। पढ़ाने को मैं पढ़ा दूंगा 1 घंटे में, धीरे चलने का हमारा यही मतलब है। ठीक है, कि आप एक बात समझ गए ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं इतना डिटेल में बात कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके दिमाग में चले जाए।
कॉपी में तो जाए नहीं, अगर लेक्चर ध्यान से सुन लोगे ना तो फिट हो जाएगा आपके दिमाग में, समझ रहे हो। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर यही बात मैं जनरल के लिए लिख दूंगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं लिखता हूं उसके लिए, ठीक है। तो जनरल के लिए मतलब जो सबके लिए, वही सेंटेंस जनरल वाले के लिए लिख दे रहा हूं। कौन? जो सबके लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। लिखेंगे दिस इज ट्रू फॉर ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या भाई? कि दैट इज द zeros of the quadratic polynomial कौन सा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्या ए इक्वल टू नॉट जीरो। करेंगे ये जो मेन जो जनरल है उसके लिए लिखा है वही, कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज, या आर लिखिए क्योंकि दो जीरो देंगे, आर द एक्स कोऑर्डिनेट, आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कौन सा है? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू नॉट जीरो। एक कंडीशन लगाते चलेंगे कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, हमेशा हम लिखेंगे। देखिए यहाँ भी लिखा, यहाँ भी, क्योंकि अगर ए ही जीरो हो गया तब तो क्वाड्रेटिक कह रहा है, इसीलिए वो कंडीशन बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? तो आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ दिस, और ग्राफ को बता देंगे ये ग्राफ है क्या? दैट इज रिप्रेजेंटिंग पैराबोला, रिप्रेजेंटिंग पैराबोला। भाई ये ग्राफ बता क्या रहा है? पैराबोला ही तो बता रहा है। फिर लिखें कट्स द एक्स एक्सिस, समझे? तो जनरल के लिए वही हमने लिख दिया। मैं क्या लिखूंगा आप देख लीजिए एक बार। वही हमने कहा कि ये सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सही होगा ये कॉन्सेप्ट, यही क्या कि द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ दिस, यानी करस्पॉन्डिंग ग्राफ, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग ग्राफ यही तो होगा जब हमने बराबर वाई मान लिया। तो वही हमने लिखा है वेयर द ग्राफ दिस रिप्रेजेंटिंग द पैराबोला कट्स द एक्स एक्सिस, यानी यह ग्राफ जो पैराबोला बता रहा है ये एक्स एक्सिस को जहां काटेगा उस पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाएगा। वही हमने बस जनरल लिख दिया है। जो अब ये जनरल हो गया ना, क्योंकि जनरल के लिए हमने बात कर दिया, यानी सबके लिए लागू हो गया अभी, ठीक। तो नोट कर लीजिए, फिर और कुछ बातें देखते हैं हम। तो नोट इट। ठीक है, तो अब कुछ बातों में हम देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं। कह रहे हैं क्या? इसी पैराबोला पे बात करेंगे कि जो हमें शेप मिला, जैसे ये हो जाएगा आपका, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई, या कहीं एक्स को एक्स डैश, ये तो वाई को वाई डैश। तो कह रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही तो था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके करस्पॉन्डिंग जो भाई ये क्या था? पॉलिनोमियल था। इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या मिल गया था? यही तो वाई, जब बराबर हमने इसको वाई मान लिया, प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या? तो अभी आपने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आएगा यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गया अभी, ठीक। तो अभी क्या बता रहा है? मतलब पॉलिनोमियल अभी क्या हो गया? पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो चूंकि बराबर वाई कह दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता था? पैराबोला। वही पैराबोला तो या तो इस तरह बनेगा या तो इस तरह बनेगा, यही तो भाई हमने यही तो देखा। या तो अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड ओपन होगा, या डाउनवर्ड ओपन होगा। तो कह रहे हैं यहाँ कुछ केसेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ केसेस मिल रहे हैं। क्या? नंबर एक केस की बातों कह रहे हैं कि कुछ केस हमको मिल रहे हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन किया। तो देखा क्या? केस नंबर 1 है, कह रहे हैं क्या? जैसे ये आपका है
एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो कह रहे हैं अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए वो डाउनवर्ड ही है, ऐसे है, यही पैराबोला है, मान लीजिए डाउनवर्ड है, तो कितने पॉइंट पे काट सकता है? 2 पॉइंट पे काट रहा है, यही तो भाई, चाहे इधर से काटे या इधर काटे या कहीं काटे, 2 जगह ही तो काटेगा। ऐसे काटे या तो फिर या अपवर्ड वाला जाए, अपवर्ड वाला ऐसे देखो, ये वाला है, तभी तो 2 ही जगह काटेगा ना। चाहे अपवर्ड वाला काटे एक्स एक्सिस को, यहां काट दे, या बीच में ऐसे काट दे, यहां 2 पॉइंट मिल गए। डाउनवर्ड वाला ऐसे काटेगा, या फिर कहीं यहां ऐसे काट दे। तो कहने का मतलब चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड पैराबोला हो, वो एक्स एक्सिस को अधिकतम कहाँ काट रहा है? 2 पॉइंट पे ही तो काट रहा है, और काट देगा कहीं, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड। देखिए 2 जगह ही तो काट रहा है ना, तो वही कह रहे हैं 2 जगह काट दिया। कभी कभी क्या होगा कि एक ही जगह काटे, वो केस सेकंड बनेगा। एक जगह काटने का मतलब क्या? टच करके निकल जाए। भाई एक जगह काटने क्या मतलब कि दोनों, कहते हैं ना, दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर गए, एक दूसरे पे लाइज कर गए, तो कहते हैं कि पैराबोला टचेस द एक्स एक्सिस। जब दोनों पॉइंट एक ही हो गए तो पैराबोला टच करके निकलता है। और दूसरा क्या होगा, तीसरा वाला केस, कि जब काटे ही ना, भाई यही तो कंडीशन बनेगी ना 3। आप खुद ऑब्जर्व करके देखिए कि अगर एक पैराबोला हो, एक्स एक्सिस को अगर काटेगा तो अधिकतम 2 जगह काट सकता है। क्या तीसरी जगह काट देगा क्या? वो तो निकल गया ना सीधे, आप कहाँ तीसरी जगह काटेगा? वही कह रहे हैं, पहला केस है कि वो अधिकतम 2 जगह काट सकता है। क्या वही लिखा है, ऑब्जर्वेशन से कि व्हेन पैराबोला cuts the x-axis at 2 different point। वही कि जब पैराबोला कहाँ इसको 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिले? 2। इसका मतलब क्या होगा कि 2 जीरोस भी मिलेंगे। भाई जीरोस क्या होता है? पैराबोला का, या मतलब उस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो जब 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले तो 2 ही तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, वही करेंगे, वही लिखे। सो हेंस इन दिस केस वी गेट 2 zeros only, that is क्या? x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विथ एक्स एक्सिस। भाई हमने देखा 2 जगह काट रहा है, तो जब 2 जगह काटेगा तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, इसका मतलब 2 जीरोस मिला। यानी पहले केस बना क्या कि अगर पैराबोला 2 जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो उस केसेस में उस जो पॉलिनोमियल बनेगा क्वाड्रेटिक वाला, उसके कितने जीरोस मिलेंगे? 2 जीरोस मिलेंगे। देख लीजिए, वही हमने लिख दिया है, व्हेन पैराबोला कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। तो इन दिस केस क्या? वी गेट 2 zeros ओनली, 2 जीरोस पाएंगे। जब हम जानते हैं कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट ही तो 0 होता है, तो जब 2 जगह काटा तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले तो 2 एक्स कोऑर्डिनेट मिलेंगे। 2 जगह काटा 2 जीरोस मिल गए, वही मैं लिख दिया हूं, वी गेट 2 zeros ओनली, दैट इज वो जीरोस क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विथ एक्स एक्सिस। पहला केस ये मिला, यानी पहला केस क्या मिला कि अधिकतम 2 जीरोस मिल सकते हैं। भाई ज्यादा ज्यादा 2 ही पॉइंट पे काटेगा। अब बताओ क्या एक और कोई पॉइंट पे काट देगा क्या पैराबोला? नहीं भाई, अगर ऐसे बना तो बन के निकल गया ना, 2 ही जगह तो काटा, या ऊपर वाला बना तो भी तो 2 ही जगह काट के निकल गया। तो कहने का मतलब अधिकतम 2 पॉइंट पे कट कर सकता है, मतलब अधिकतम 2 जीरोस मिलेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस मिल सकते हैं? मैक्सिमम 2। क्यों? क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को अधिकतम 2 जगह ही काटेगा। ये पहला केस हुआ। अब दूसरा केस देखेंगे जब टच कर जाए, समझे? तो पहले इसको नोट करिए, फिर सेकंड केस पे बात करते हैं। तो नोट इट, ये लिख लीजिएगा जो हमने लिखा है, ऐसे फिगर बना के। अब फिगर में कुछ हो सकता है, एक ही कोई बना लो, चाहे अपवर्ड वाला बना लो आप, चाहे डाउनवर्ड वाला बना लो। ये तो हमने केस आपको बता दिया, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, फिर डाउनवर्ड भी हो सकता है। कोई एक आप बना लो, चाहे अपवर्ड वाला बना लो चाहे डाउनवर्ड वाला, सबके लिए वही नियम कि 2 ही जगह काटेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना?
हाँ कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि देखो जो हो रहा है बिल्कुल दिख रहा है, वही मैं लिख रहा हूँ डिटेल में बिल्कुल समझा के, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना दिक्कत हो कमेंट्स, मतलब कोई प्रॉब्लम्स हो कमेंट्स करिएगा, फिर से लेक्चर ले लेंगे, लेकिन समझना तो पड़ेगा। आप मैथ कंट्रोल पे होने का मतलब क्या है कि चीजें बिल्कुल आपके डिटेल में समझ आनी चाहिए। दिस इज द गारंटी ऑफ दिस मैथ कंट्रोल। ओके, खैर नोट करिए। तो सेकंड केस देखते हैं कि जब एक पॉइंट पे कट करे क्या भाई, जैसे एक कोऑर्डिनेट है आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, तो कह रहे हैं पैराबोला एक पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या है, मतलब टच करेगा, ये देखो टच करके चला गया भैया, अपवर्ड वाला होगा, या अगर डाउनवर्ड वाला होगा तो वो डाउनवर्ड ऐसे जाएगा, कोई हो चाहे अपवर्ड हो डाउनवर्ड, एक पॉइंट पे कर रहा है, एक पॉइंट पे कट किया। एक पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या है कि दो पॉइंट पे ही कट करता है मैक्सिमम, तो जब वो दोनों पॉइंट एक दूसरे पर लाइज कर जाएंगे तो एक पॉइंट हो गया। ये तो कहते हैं कि व्हेन, वही मैं लिख रहा हूं सेकंड केस, कि व्हेन पैराबोला कट्स द x axis at one point, at one point का मतलब क्या, उसी को कहते हैं दैट इज both the point, when both the points coincide each other, मतलब भाई दोनों पॉइंट, जो दो पॉइंट मिलते थे ना, जब दोनों कॉन्साइड कर जाए, एक दूसरे पर लाइज कर जाए, तो कहते हैं एक पॉइंट पे कट किया, तो एक पॉइंट हो गए दोनों, तो उसी को कहते हैं दैट इज क्या, इसको लिखते हैं दैट इज कि पैराबोला टचेज द एक्स एक्सिस। अब बताओ, जब टच कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब एक ही हुआ भाई, दोनों पॉइंट एक दूसरे कोइंसाइड कर गए, मतलब एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जब एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, तो इसका मतलब उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही तो जीरोस बोला जाएगा उस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक का। तो मतलब इस केस में क्या होगा, इस केस में कब, कि जब ये जो ग्राफ है पॉलिनोमियल वाला ही तो ग्राफ है भाई, पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक वाला क्या देता है, पैराबोला। तो अगर मैं पैराबोला कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हुआ, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ क्या देता है, पैराबोला देता है, जैसा कि अभी हमने देखा है, तो वही मैं कह रहा हूं। तो जब एक पॉइंट पे कट किया तो इसका मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, तो एक एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, यानी इस केस में केवल एक जीरो मिलेगा, यही तो, क्योंकि एक पॉइंट है तो एक एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, और हम जानते हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही क्या होता है, पॉलिनोमियल का जीरोस बोला जाता है, वही क्या है। तो इन दिस केस वी गेट ओनली वन जीरोस, वही मैं लिख रहा हूं, दैट इज इन दिस केस we get only one zeros of the वही क्वाड्रेटिक में लिख रहा हूं, उसको लिख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही, दैट इज क्या लिखेंगे, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विद एक्स एक्सिस। चाहो तो आप उसको लिख लीजिएगा, लेकिन अब चूंकि हमने इतना बता दिया तो आप तो समझिए गए, बार बार उसको लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, तो इस केस में, पहले वाले केस में क्या था, अधिकतम हमको दो जीरोस मिले क्योंकि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते थे। यहाँ चूंकि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी वही जो टच कर रहा है, इसको टच करने का भी कहते हैं भाई, जब एक पॉइंट होगा टच ही तो करेगा, तो वही उसी दूसरी भाषा में टच करना भी कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि दूसरा केस हुआ कि जब इसको टच करेगा, यानी एक पॉइंट पे कट करेगा, तो उस केस में हमको एक जीरोस मिले। तो पहले केस में अधिकतम दो जीरोस मिलते थे, यहां केवल एक जीरोस मिला, तो वही एक जीरो। अब देखिए, अब तीसरा वाला अगर काटे ही ना, जब काटेगा ही नहीं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं, तो कोई जीरो नहीं मिलेगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर तीसरे केस पे भी बात कर देते हैं, ठीक है। तो नोट इट, ठीक है। केस, तो केस थर्ड पे बात कर रहे हैं, केस थर्ड कह रहे हैं क्या, कि व्हेन पैराबोला इज कंप्लीटली
completely upward the x-axis or completely downward the x-axis that is क्या, that is parabola does not intersect the x-axis। क्या समझे? वही मैं कह रहा हूं, अगर पैराबोला कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाए या कंप्लीटली नीचे हो जाए, तो जब कंप्लीटली ऊपर हो गया नीचे हो गया तो काटेगा कहां पे? तो डज नॉट इंटरसेक्ट। भाई फिगर कुछ ऐसा ही तो बनेगा। आप देखो, ये अगर ये कोऑर्डिनेट है आपका, कंप्लीटली ऊपर का मतलब क्या, ऐसे निकल जाए, है कि नहीं? कंप्लीटली, या कंप्लीटली नीचे का मतलब क्या, ऐसे एकदम नीचे चला जाए। तो जब एकदम कंप्लीटली नीचे हो गया मतलब उसको काटेगा ही नहीं। तो वही मैं सेकंड भाषा लिख दिया हूं कि पैराबोला डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो बताओ, जब एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा क्या एक्स एक्सिस के साथ? नहीं मिलेगा। तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा मतलब कोई जीरोस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीरोस क्या होता है, पैराबोला का एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला ही नहीं तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा कहां से? तो जीरोस हुआ कहां से? तो वही करेंगे, इन दिस केस में वी गेट नो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, यही तीन कंडीशन बनेगी ही बनेगी, ऐसा नहीं चौथा कोई बन जाएगा। या तो दो जगह काटेगा पैराबोला तो दो जीरोस, या तो एक जगह काटेगा मतलब टच करेगा तो एक जीरोस, या तो ना काटे, ये देख लीजिए, तो नहीं काटेगा तो नो जीरोस। वही मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? लेकिन दैट इज क्या, दैट इज इन दिस केस TH, in this case no point of intersection, that is we get no zero of the quadratic polynomial दिख रहा है ना? राइटिंग थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है? इसीलिए मैं बोल दे रहा हूं। अगर यहाँ कुछ चीज ना दिख रहा हो क्या है कौन सा, तो मैं बोल रहा हूं ना इसलिए, तो उसको लिख लिया करिए। जो मैं लिख रहा हूं उसको मैं बोल दे रहा हूं, तो वही मैं लिख दिया हूँ इन दिस केस नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में लिखिएगा दैट इज क्या, वी गेट नो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई जीरोस नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इतनी चीजें आपको मिली। तो देखो, पहला केस क्या था, दो जगह काटा तो दो जीरोस मिलेगा। दूसरा कंडीशन, एक जगह काट रहा है यानी टच कर रहा है तो एक जीरोस। और तीसरा कंडीशन क्या है, नो कटिंग, भाई कट ही नहीं कर रहा है तो नो जीरोस। तो आपको रिजल्ट मिला क्या, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इन तीनों केसों को ऑब्जर्व करने के बाद आपने क्या देखा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी तीन कंडीशन बन रही है क्या, या तो उसके दो जीरोस मिलेंगे, या तो एक जीरोस मिलेगा, या तो एक भी जीरोस नहीं मिलेगा। देख लीजिए, अभी हमने क्या किया, सब दिख रहा है आपके सामने। इसका मतलब कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो उसमें यह भी संभावना है कि उसमें जीरो ना मिले, है कि नहीं? जबकि अभी जब लीनियर वाला पढ़ा था हमने पहला लेक्चर, तो वहां क्या था, कम से कम एक जीरो मिलेगा ही मिलेगा, वहां गारंटी थी मिलेगा एक जीरो। जबकि यहां क्या है कि जीरो नहीं भी मिल सकता है। देख लीजिए, थर्ड केस में कहा मिला, नो कटिंग नो जीरोस, समझ रहे हैं? तो वही कह रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक खासियत है कि इसमें जीरोस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अधिकतम कितना मिलेगा, दो। अभी देखा हमने फर्स्ट केस में, भैया अधिकतम दो जीरोस मिल सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो ही सकते हैं अधिकतम, तो वही है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अधिकतम कितना मिल सकता है, दो। न्यूनतम कुछ ना मिले। तो उसी रिजल्ट को मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है? तो खैर पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं उसी रिजल्ट को लिख दे रहा हूं जो भी मैं बोल रहा हूं। अब उसी बात को मैं लिख दे रहा हूं, दैट इज वी सी
that a quadratic polynomial can have either two zeros, भाई टू जीरोस या कमा लगा के, या वन जीरोस, या वन जीरो को कभी कहते हैं इक्वल जीरो। भाई वही दोनों पॉइंट जब इक्वल हो गए तो उसी को हमने कहा एक पॉइंट बन गया, तो वही वन पॉइंट कहें, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं दो पॉइंट इक्वल हो गए, दो पॉइंट इक्वल हो गए, या उसी को वन पॉइंट बाद हमने कहते वही कह रहे, तो वन जीरो कहें, या उसी को कहते हैं टू इक्वल जीरोस। तो टू इक्वल जीरोस का मतलब क्या, वही वन जीरोस। ठीक है, तो वन जीरो या इसी को ब्रैकेट में लिख देंगे कि टू इक्वल जीरोस। इक्वल जीरोस का मतलब वही वन जीरोस या आर नो जीरोस। ठीक है, वही कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर टू जीरोस, देख लिया आपने, या तो दो जीरोस होंगे या वन जीरोस। वन जीरोस को और भी कहते हैं क्या, या तो दो, वही मतलब दोनों जीरोस इक्वल हो जाए। तो जब दोनों जीरोस इक्वल हो गए मतलब दोनों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक दूसरे पर लाइज कर गए, मतलब वही टच करने वाला, ठीक है, जीरो हो तो उसी को या तो उसको वन जीरो भी कहते हैं, या इसी को कहते हैं टू इक्वल जीरो। समझ गए, या वही तो तीसरा कंडीशन, या नो जीरोस। ठीक है, एंड दूसरा कंडीशन क्या है, एंड a quadratic polynomial can have at most two zeros। भाई वही अधिकतम कितना रख सकता है, एटमोस्ट मतलब अधिकतम कितना रख सकता है, दो जीरो, तो वही मैं कर दिया। ठीक है, ये कंप्लीट नॉलेज रहा, कंप्लीट लेक्चर रहा किस पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। या तो दो जीरोस, या तो एक जीरोस, या उसी को इक्वल जीरोस बोलते हैं, या नो जीरोस, और चौथी कोई कंडीशन नहीं बनेगी, देख रहे हैं आप सामने। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम्स हो कमेंट्स करिएगा। ठीक है, फिर हम बात कर लेंगे। वैसे हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में बात किया हूँ। ठीक है, हमने कोई वो नहीं रखा अपनी तरफ से, हमने पूरा अपना 100% आपको दिया है। ठीक है, अब आप कितना कर रहे हैं ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो करते चलिएगा। अगर हम इतना वो इफर्ट दे रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चीजों को आप करते चलिए और समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा हर चीज। इसीलिए हर चीज में डिटेल में चल रहा हूँ, कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट जा रहा है, एग्जाम्पल्स जा रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जा रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी यदि आप रेगुलर देख रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, आगे हम अब क्यूबिक वाले बात करेंगे, क्या कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, फिर तब तक के लिए थैंक यू सो मच, साइन ऑफ।